जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस में। आज हम क्लास 11th की इतिहास के दूसरे चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य के एमसीक्यूज सीरीज की श्रृंखला बना रहे हैं। पहला जो अध्याय था हमारा लेखन कला और शहरी जीवन, है ना। लेखन कला और शहरी जीवन को हमने बना दिया था। आज दूसरे चैप्टर की बारी है, तो यहाँ पे हम लगभग 40 प्रश्नों के संग्रह को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो उम्मीद है सेशन समझ में आएगा। हम शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं ना कि 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य किस साम्राज्य को कहा जाता है। तो आपको बता दें कि 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य को ही एक और नाम से जाना जाता है, रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है ना। रोमन साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः किन महाद्वीपों में हुआ था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पहला यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अगर आप पुस्तक की डिटेल में जाएंगे तो अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा, एशिया का पश्चिमी हिस्सा और यूरोप का हिस्सा जो लिया हुआ है, इसी में हमारा 3 महाद्वीपों में साम्राज्य फैला हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा होगा यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। रोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र कौन सा नगर था। तो उसका जो सबसे मुख्य केंद्र था वो रोम था, जो कि वर्तमान में भी रोम है। रोमन साम्राज्य की राजधानी बाद में किस नगर को बनाया गया था। तो रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया को बनाया जाता है, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता था, कुस्तुनतुनिया। आपको ये इंग्लिश नाम है, आपको यहाँ पे हिंदी नाम जब आएगा तो इसको क्या पढ़ना होगा, कुस्तुनतुनिया ने यहाँ पे इसकी क्या बोलते हैं, नगर थी, या इसको बोल सकते हैं कुस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। इसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। कॉन्स्टेंटिनोपल का आधुनिक नाम क्या था। तो उसका नाम था इस्तांबुल, है ना, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, इस्तांबुल कहते हैं। रोमन साम्राज्य में भूमध्य सागर को क्या कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य में भूमध्य सागर को क्या कहा जाता था, हमारा समुद्र कहा जाता था। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा पश्चिमी भागों में कौन सी थी। तो रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भागों में जो प्रमुख भाषा थी वो लैटिन भाषा थी, है ना। रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा प्रभावशाली थी। तो पूर्वी में जो था वो यूनानी भाषा थी। रोमन साम्राज्य के पूरब में, अर्थात हम बोल सकते हैं यूरोप और एशिया वाला सेक्टर में जो हिस्सा था, वहां पे यूनानी भाषा का प्रचलन ज्यादा था। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान क्या था। तो रोमन साम्राज्य में कृषि का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो ऐसा, हम उस समय के दौर की बात कर रहे हैं जिस समय तकनीक का बहुत ज्यादा अभाव था। तो इसलिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कृषि हो जाएगी। अगला जो हमारा सवाल है इसमें हम चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य में बड़े कृषि विभाग को क्या कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य में बड़े कृषि विभाग को लैटिफुंडिया कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था, लैटिफुंडिया कहा जाता था। अगला सवाल है लैटिफुंडिया में किस प्रकार का श्रम व्यापक था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो था वो दास श्रम था, अर्थात हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दास प्रथा प्रचलित थी। जिसके पास जितना दास होता था वो उतना शक्तिशाली कहलाता था। इसलिए लैटिफुंडिया पे में किस प्रकार का श्रम व्यापक था, तो दास श्रम व्यापक था। रोमन साम्राज्य में दासों को सामान्यतः क्या माना जाता था। तो हम अभी क्या बोले कि जिसके पास जितना दास होगा उसके पास उतनी संपत्ति होगी, अर्थात उतना वो शक्तिशाली होगा। अगला सवाल, रोमन साम्राज्य में सैनिकों को क्या कहा जाता था। तो इससे रोमन साम्राज्य में सैनिकों को लीजनरी कहा जाता था, समझे। रोमन साम्राज्य में क्या कहा जाता था, लीजनरी। कभी कभी देखेंगे तो एनसीईआरटी में इन सभी चीजों की चर्चा नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई नई चीजों को
जानिएगा। इसलिए मेरा एमसीक्यूज बनाने का मकसद होता है, क्लास में तो थ्योरी पूरी तरीके से बताते हैं, जितना भी पोर्शन होता है उसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो होती है वो एनसीईआरटी में किसी कोने में ब्रैकेट टाइप का बना होता है, तो वहां पे इसको दिया होता है, जहां पे हम उसको केयर कभी करते नहीं है। बोला रोमन सेना की प्रमुख से इकाई क्या थी? तो रोमन सेना की प्रमुख इकाई थी जो आपकी वो लीजन था, लीजन है ना। रोमन साम्राज्य में सम्राट को क्या कहा जाता था? तो रोमन साम्राज्य में से जो राजा था या सम्राट था उसको कहा जाता था इम्परेटर। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के प्रसार में किसका योगदान रहा? तो रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के प्रचार में संत पौल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला सवाल है मेरा, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक संरक्षण किस सम्राट के समय मिला था? तो ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा अगर किसी के समय में संरक्षण मिला था तो हम बोल सकते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंटाइन के समय में हुआ था। कॉन्स्टेंटाइन ने किस नगर को राजधानी बनाया था? तो आपको क्या बोले कि कॉन्स्टेंटाइन ने जिसको बनाया था उसको क्या कहा गया था? कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया था। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बनाने वाला सम्राट कौन था? तो थियोडोसियस था ना, थियोडोसियस था। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म था, बोल सकते हैं कि पूरे राज्य में जिस धर्म को लागू किया गया था उसी धर्म को क्या कहा गया था? राजधर्म, ईसाई धर्म है ना। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन प्रारंभिक रूप से किस वर्ष माना जाता है? तो लगभग 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से का पतन का प्रारंभ माना जाता है। 476 ईस्वी में अंतिम रोमन सम्राट को किसने हराया था या हटाया था? तो यहाँ पे ओडो एस्कर था, है ना। ओडो एस्कर को हटाकर इसका पतन किया गया था 476 ईस्वी में। पूर्वी रोमन साम्राज्य को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान मतलब रोमन साम्राज्य के बाद पूर्वी साम्राज्य को क्या कहा गया? बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा गया। बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसकी भी राजधानी क्या रहेगी? तो कॉन्स्टेंटिनोपल रहेगा, है ना। रोमन साम्राज्य में सड़क निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रोमन साम्राज्य में सड़क निर्माण का सबसे बड़ा जो मेन कारण था तो सेना के आने जाने के लिए और व्यापार को सुगम बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था, सड़क के निर्माण का। रोमन कानून की प्रसिद्ध संहिता किससे संबंधित थी? तो रोमन साम्राज्य की प्रमुख संहिता जो थी वो था 12 तालिकाएं। संहिता का मतलब क्या होता है? कानून, नियम कानून जो था, तो उस कानून का नाम क्या था? 12 तालिकाएं थी, है ना। अगला सवाल हमारा है, रोमन साम्राज्य में सार्वजनिक स्नानागारों को क्या कहा जाता था? स्नानागार का मतलब क्या होता है कि जहां पे लोग नहाने धोने का काम करते हैं, जिसे वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल कहते हैं। तो स्विमिंग पूल को यहाँ पे क्या कहा जाता था? थर्मे। रोमन साम्राज्य में स्नानागार को थर्मे कहा जाता था, है ना। रोम का प्रसिद्ध विशाल रंगशाला कौन सी थी? तो यहाँ रोमन साम्राज्य की विशाल रंगशाला जो थी वो थी आपकी कोलोसियम। कोलोसियम जो था वो प्रमुख यहाँ पे प्रसिद्ध रंगशाला था। रंगशाला बोल सकते हैं, युद्ध की या तो क्रीड़ागार हम कर सकते हैं। रोमन साम्राज्य में सीनेट क्या था? तो रोमन साम्राज्य में सीनेट एक राजनीतिक संस्था थी जो यहाँ पे शासन पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून बनाती थी। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन था जिसने पोम्पोई को नष्ट कर दिया? तो ये सवाल थोड़ा सा अत्याधुनिक है, लेटेस्ट है, ये आपके एनसीईआरटी से ज्यादा मैच करता नहीं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज चलता है तो ऑब्जेक्टिव में पता नहीं चलता कि सवाल कितना कहां से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो था जिसने पोम्पेई को नष्ट कर दिया था वह था वेसुवियस। वेसुवियस था ना। पोम्पेई किस घटना से प्रसिद्ध है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से। इसके ऊपर ही प्रश्न था, ज्वालामुखी विस्फोट को ही क्या कहा गया? पोम्पेई घटना, है ना। रोमन साम्राज्य में भूमध्य सागर को क्यों महत्व दिया जाता था? तो रोमन साम्राज्य में भूमध्य सागर को व्यापार और आवागमन के लिए ज्यादा महत्व दिया जाता था। रोमन साम्राज्य का व्यापार किन क्षेत्रों तक फैला हुआ था? तो रोमन साम्राज्य का व्यापार जो था वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्रों तक फैला था, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लगभग 3 महाद्वीपों में इसका व्यापार फैला हुआ था। इसके अलावा रोमन साम्राज्य में नगरों का विकास किस कारण हुआ था? तो व्यापार, रोमन साम्राज्य में व्यापार के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और शिल्प उत्पादन के लिए, वस्तुओं के उत्पादन के लिए
सबसे ज्यादा विकास यहाँ पे रोमन साम्राज्य का हुआ था। रोमन साम्राज्य में कर वसूली का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रोमन साम्राज्य में कर वसूली का प्रमुख उद्देश्य जो था वो राज्य का खर्चा चलाना था। अब कोई भी राज्य होगा या कोई भी देश होगा, आज भी वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं ना, तो सरकार या राजा को मजबूत रखने के लिए या राजा मजबूत कैसे रहेगा वह उसके कर प्रणाली पर निर्भर करेगा। जब तक कर नहीं है तब तक राजा का कोई विशेष शक्ति रहता नहीं, क्योंकि जब पैसा है तो शक्ति है। रोमन साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो रोमन साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक अस्थिरता। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि लगभग 47 वर्षों में 25 राजाओं का आवागमन हो गया था ऑगस्टस के बाद। 25 राजा, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक राजा जो था वो 2 वर्षों तक भी नहीं चलता था और आंतरिक कलह होता था। क्या होता था? आंतरिक कलह होता रहता था, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन जो था वो निश्चित हो चुका था, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमण ज्यादा होता था। क्योंकि जब राजा कमजोर पड़ा तो जिस बड़े से राज्य को, अन्य सभी राज्यों को जो रोमन साम्राज्य में मिलाया गया था, वहां के छोटे छोटे जो राजा थे उन्होंने आसपास से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसलिए बाहरी आक्रमण और अंदर आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहाँ पे इसका प्रमुख पतन का कारण बना रोमन साम्राज्य का। रोमन साम्राज्य पर जर्मनिक जनजातियों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे इसका जो प्रमुख कारण पड़ा, पश्चिमी साम्राज्य का कमजोर होना ही रोमन साम्राज्य पर जर्मनिक जातियों का असर पड़ा, जनजातियों का, है ना। अगला जो सवाल है हमारा, रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतों का क्या महत्व था? तो रोमन साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था का, प्रांतों का जो महत्व था वो प्रशासन चलाने में महत्वपूर्ण योगदान था। रोमन साम्राज्य की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे मेहराब, है ना। मेहराब क्या होता है? तो एक प्रकार से जो चर्च या मस्जिद में इस प्रकार का जो गुंबद बनता है उसी को क्या कहा जाता है? मेहराब कहा जाता है। चर्च के लिए मेहराब होगा और अन्य मंदिरों के लिए गुंबद का निर्माण कहलाता है। तो मेहराब, गुंबद और मजबूत निर्माण जो था रोमन साम्राज्य की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला मतलब क्या होता है? मजबूत भवन बनाना, है ना। मजबूत भवन या मंदिर, मस्जिद या चर्च बनाना ही क्या कहलाता है? स्थापत्य कला कहलाता है। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य की विरासत में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में क्या शामिल किया गया है? तो यहाँ पे कानून व्यवस्था को, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी थी, इसलिए 3 महाद्वीपों पर कब्जा हो चुका था। आप अपने एक घर को संभाल नहीं सकते, यहाँ पे 3 महाद्वीपों को संभाला गया था। तो एक ही विशेष कारण था, यहाँ की कानूनी व्यवस्था, वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था। जैसा कि बताया गया कि एक बार में 6 लाख सैनिक यहाँ पे हुआ करते थे। आखिरी जो सवाल है हमारा कि सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र क्या रहा? तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे चीज क्या बढ़िया, जो हम इस जैक बोर्ड के लिए इस अध्याय में हम सबसे बढ़िया क्या क्या सीखे? तो रोमन साम्राज्य का विस्तार, कि रोमन साम्राज्य कहां कहां तक फैला था, क्या कौन कौन से महाद्वीपों में फैला हुआ था, यहाँ का समाज कैसा था, कि यहाँ लोग कैसे तो व्यापार करते थे, है ना। अर्थव्यवस्था क्या थी? तो व्यापार और कृषि का अर्थव्यवस्था होता था। और पत्तन, पत्तन का मतलब होता है किनारा। किसका किनारा? पानी वाले जहाज के जो जहां पे रुकती है उसी को क्या कहा जाता है? पत्तन कहा जाता है। इसी को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? डॉकयार्ड कहा जाता है इंग्लिश में, और बंदरगाह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर में जो सीखे, इन सभी चीजों के बारे में सीखे। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा, और सेशन में कुछ कमी हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें अभी सीखने की जरूरत है। हमें सिखाइएगा, बताइएगा, तभी जाके इन चीजों पर हम विशेष ध्यान दे सकेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर के लिए। तब तक आप एक कमेंट करेंगे कि क्या ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज को भी शुरू किया जाए 11th क्लास के लिए? अगर आप मैसेज करेंगे तो प्रयास रहेगा कि लगभग सभी चैप्टर से 40 श्रृंखलाओं का, जो लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो रहा करेगा, आप उसे 1.5 के स्पीड से भी पढ़ेंगे तो आपका लगभग 7 से 8 मिनट जाएगा, 10 मिनट जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन तुरंत हो जाएगा। तो कमेंट करेंगे कि चाहिए या नहीं चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।